वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग एकदम सही थंबनेल में क्लिक किए हो, क्योंकि क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे आप लोग कहीं पर भी नहीं पढ़े हो जैसे मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। अब ये जो रिएक्शन है ये कौन साइंटिस्ट ने फर्स्ट रिपोर्ट किया था? साइंटिस्ट का नाम था रेनल्ड लुइडिक क्लेजेन। उन्होंने 1887 में इस रिएक्शन को फर्स्ट रिपोर्ट किया था। सो आप लोग ये लिख सकते हो कि रिएक्शन का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है। दैट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज पर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। ये गया पहला पॉइंट, आप लोग खुद से लिख लोगे। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है ये कौन सा मॉलिक्यूल देगा। सर ये कौन मॉलिक्यूल दे सकते हैं? अरे देखो नाम में क्या छुपा है, एस्टर। इसका मतलब कोई एस्टर मॉलिक्यूल ही देगा। ऑब्वियसली यहां पर जो मॉलिक्यूल ये रिएक्शन शो करता है वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर ओनली गिव दिस रिएक्शन। तो एस्टर, ऐसा एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एस्टर containing alpha hydrogen atom, containing alpha hydrogen atom will show this reaction, will show Claisen-Ester condensation reaction। इसको प्लीज अच्छे से मार्क करना, ये जो वर्ड है। नाउ अगर मैं इसका रिएक्शन की बात बताऊं, प्लीज अच्छे से समझना। तो हमको कैसा एस्टर लेना पड़ेगा? सर ऐसा एस्टर लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। या यू आर टोटली राइट। तो यहां पर इस रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, साइंटिस्ट ने जो एस्टर को कंसीडर किया था वो कौन सा था? इथाइल एसीटेट, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड तो OET। सर साइंटिस्ट ने इस एस्टर को ही क्यों लिया गया था जनरली? ये जनरल मोस्ट फेमस एग्जांपल है, क्लेडन बुक में भी एक चीज लिखा गया है कि ये जो इथाइल एसीटेट है, क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है। और किसी भी बुक आप लोग देख लो, यहां पर ये एग्जांपल एवरी बुक में दिया गया है। सर इथाइल एसीटेट को ही क्यों लिया गया था? अरे इथाइल एसीटेट को इसलिए लिया गया था क्योंकि ये कॉमर्शियली अवेलेबल भी है और इसके साथ साथ ये चीप भी है, इसलिए लिया गया था। अब यहां पर इथाइल एसीटेट के साथ एक बेस लिया जाता है, दैट इज ETO माइनस Na प्लस, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड आप लोग बोल सकते हो। और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, दैट इज एसिडिक वर्कअप भी आप लोग बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली यहां पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट वो बीटा कीटो एस्टर। और बीटा कीटो एस्टर की अगर मैं बात बताऊं, ये बहुत ही एक सिंथेटिकली यूजफुल मटेरियल है। CH3C डबल बॉन्ड तो CH2C डबल बॉन्ड तो OET। सर ये बीटा कीटो एस्टर कैसे है? अरे देखो यहाँ पर प्लीज अच्छे से देखना, ये एस्टर के फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो सर बीटा पोजीशन में कीटो ग्रुप भी तो है। हाँ है, इसका मतलब बीटा कीटो एस्टर आप लोग बोल सकते हो इस मॉलिक्यूल को। ऑब्वियसली ये बीटा कीटो एस्टर ही तो है, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन में कीटो ग्रुप भी है और यहां पर एस्टर है। तो बीटा कीटो एस्टर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ क्लेजेन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यहां पर एक चीज प्लीज अच्छे से देखना, क्या यहां पर जो एस्टर मॉलिक्यूल हम लेता है वो 2 लेता है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। तो इसके अंदर में आपको 2 लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इस रिएक्शन को आप लोग कैसे जेनरेट करोगे, इस प्रोडक्ट को शॉर्ट ट्रिक के मदद से, वो मैं पहले बोल दूंगा, इसके बाद मैकेनिज्म की और हम लोग जाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक्स की अगर मैं बात बताऊं, मैंने क्या बोला कि हमको कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? अरे बोलो 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब
एक मॉलिक्यूल को हमको कैसे लिखना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल को हमको नॉर्मल लिखना पड़ेगा, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड OET, और एक मॉलिक्यूल को हमको कैसे लिखना पड़ेगा, और एक मॉलिक्यूल को सर एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन को अगर मैं ओपन कर दूं तो इस हाइड्रोजन के साथ CH2 हो जाएगा और सर C डबल बॉन्ड OET रहेगा। हाँ, तो यहां पर क्या होगा सर, ये बीटा कीटो एस्टर को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, देखो देखो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OET बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? यहां से हाइड्रोजन और यहां से OET बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट व्हाट, बीटा कीटो एस्टर। समझ में आ रहा है कैसे होगा? देखो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, CH3 डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और इसके साथ क्या प्रेजेंट है बोलो, C डबल बॉन्ड OET ना। इस पे देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड OET, इस एस्टर फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा ये बीटा, तो बीटा कीटो एस्टर ही तो फॉर्म हुआ, तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक के मदद से मैंने बोल दिया, आप लोग और मैं एग्जांपल कराऊंगा, वहां पर भी आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अब इसको अच्छे से देख लो पहले और स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। देखो नॉर्मल एग्जांपल हमने क्या बोला कि हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट लेना पड़ेगा और रिएक्शन को करवाना पड़ेगा एक बेस के प्रेजेंस में, दैट इज NaOET, और लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा बोलो, हाइड्रोलिसिस, दैट इज एसिडिक वर्कअप भी बोल सकते हो, दैट इज H2O+ से। तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड OET, बीटा कीटो एस्टर सर हमने जनरेट कर दिया। हाँ, अब ये जो रिएक्टेंस है प्रोडक्ट में जाएगा वो कैसे जाएगा, इसलिए हमको क्या जानना पड़ेगा, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात बताऊं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन में सर हमको क्या लेना पड़ेगा, एक हमको एस्टर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। हाँ, एक एस्टर मॉलिक्यूल तो लेना पड़ेगा, और रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है सर, एक बेस प्रेजेंट है, और दुनिया में जब जब बेस प्रेजेंट होगा उसका काम क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन को खाना। तो एसिडिक प्रोटॉन को बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर बेस कौन सा है सर, OET माइनस प्रेजेंट तो है, तो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। कौन सा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमको खुलकर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग एक हाइड्रोजन को ऐसे भी बोल सकते हो कि लटक कर लिखना है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो CO- OET, और उसके साथ सर यहाँ पर क्या है, देखो उसके साथ ये OET माइनस क्या किया, इस हाइड्रोजन को ले लिया, तो ETOH भी फॉर्म होगा ना। हाँ सर, ETOH भी फॉर्म होगा। अब यहां पर प्लीज अच्छे से देखो, ये क्या है, अरे ये क्या है बोलो, एनोलेट है ना। तो इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ना, इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म बन सकता है, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ सर, अब यहां पर प्लीज अच्छे से समझना, इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे, ये जो मॉलिक्यूल है इसका बुक में एक चीज लिखा है, इसका नाम है एनोलेट। तो है, इसको एस्टर एनोलेट भी बोल सकते हो, क्योंकि एस्टर से अटैच्ड है, तो इसको एस्टर एनोलेट बोल सकते हो, एस्टर एनोलेट। यहां पर एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, सर इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स। अरे ड्राइविंग फोर्स यही है, यहां से यहां पर मॉलिक्यूल इसलिए जाएगा क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है। हाँ, यू आर टोटली राइट, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। तो इससे इसमें इसलिए जाएगा कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है। बट यहां पर ये जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की साइन कौन से साइड में रहेगा सर, यहां पर ये जो इथाइल एसीटेट है, इसका पीके वैल्यू
लगभग 25 है। हाँ, इसका लगभग 25 है अकॉर्डिंग टू क्लेरेन बुक। मैं इसका वैल्यू बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्लेरेन बुक। और ये जो ETOH है इसका पीके वैल्यू 16 है। आप लोग एक कंसेप्ट तो जानते हो, क्या क्या कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। हाँ सर, हम लोग ये जानते हैं कि जितना एसिडिटी बढ़ेगा उतना पीके वैल्यू घटेगा। इसका मतलब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि जितना पीके वैल्यू बढ़ेगा उसका मतलब क्या है, एसिडिटी घटेगा। तो सर इसमें और इसमें अगर मैं बोलूं इसका पीके वैल्यू ज्यादा है तो पीके वैल्यू ज्यादा का मतलब सर एसिडिटी कम है, और एसिडिटी कम का मतलब सर ये वीकर एसिड के तरह बिहेव कर सकता है। हाँ, इसको वीकर एसिड आप लोग बोल सकते हो। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, अगर ये वीकर बन जाए तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्गर एसिड हो सकता है। आप लोग ये भी तो जानते हो कि वीकर एसिड की कॉन्जुगेट फॉर्म क्या बनता है, अरे बोलो ना स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये मॉलिक्यूल एज अ स्ट्रॉन्गर बेस काम करेगा। और आप लोग ये भी बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गर एसिड की कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होता है, वीकर बेस। तो OET माइनस को वीकर बेस भी बोल सकते हो। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लाउडी कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस साइड में रहेगा, वो कौन सा चीज डिसाइड करेगा, जिस साइड में वीकर एसिड की फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है, जिस साइड में वीकर एसिड की फॉर्मेशन होगा उस साइड में मेनली इक्विलिब्रियम रहेगा। तो आप लोग ही बोलो इस साइड में वीकर एसिड की फॉर्मेशन हुआ तो इक्विलिब्रियम की साइड कौन सी साइड में ज्यादा रहेगा, बैकवर्ड में ज्यादा रहेगा सर, फॉरवर्ड में बहुत ही कम रहेगा। या इसलिए आप लोग क्या बोल सकते हो, एक चीज आप लोग बोल सकते हो, इसका मतलब सर रिएक्टेंट में इक्विलिब्रियम की बेसिकली रह गया, इक्विलिब्रियम मोर टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। आप लोग ये बोल सकते हो सर इसका मतलब इक्विलिब्रियम की साइन रिएक्टेंट की साइड के अंदर है, इसका मतलब सर यहां पर इनोलेट भी बहुत कम जनरेट होगा। हाँ, क्योंकि ये वीकर बेस है, ये उतना वीकर है कि ये सब इनोलेट में चेंज कर दे इस इथाइल एसीटेट को। इसका मतलब क्या है, ये इथाइल एसीटेट को, सब इथाइल एसीटेट को इनोलेट में नहीं चेंज कर पाएगा। इसका मतलब इनोलेट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ इनोलेट विल बी फॉर्म्ड हियर विल बी बहुत ही लेस, बहुत कम बनेगा, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में बनेगा, क्योंकि ये वीकर बेस है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका क्षमता उतना नहीं है कि सब इस एसीटेट को, इथाइल एसीटेट को के इनोलेट में चेंज कर दे। ये गया पहला स्टेप। अब आते हैं हमारा दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप को अच्छे से नोट करो। अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, ये जो रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूल ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर काम कर जाए तो इलेक्ट्रोफाइल तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि और एक मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर प्रेजेंट है ना। हाँ सर, और एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड तो OET, और उसके साथ यहां पर क्या है बोलो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड तो OET। हाँ सर, ये एनोलाइज्ड फॉर्म है और ये अनएनोलाइज्ड फॉर्म। नाउ हियर कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये कार्बन, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर बुक में दिया गया है कि ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज है, बट मैं एक चीज बोलूंगा, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है। इन स्टेप 1 एंड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप 2, ये जो इक्विलिब्रियम की साइन रहेगा वो मोर टुवर्ड्स बैकवर्ड रहेगा, दैट इज रिएक्टेंट की साइड में रहेगा, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम जो होगा वो बहुत ही अनफेवरेबल होगा। सो यहां पर क्या होगा, ये जो एनोलेट फॉर्म हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहां पर, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट हो जाए तो यहां पर नया क्या चीज फॉर्म हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ यहां पर OET,
सॉरी यहाँ पर O माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, तो न्यू CC बॉन्ड, तो CH2 उसके साथ C डबल बॉन्ड हो और उसके साथ OET. नाउ इफ यू सी केयरफुली O माइनस विल पुश बैक, और इस मॉलिक्यूल का नाम आप क्या बोल सकते हो, ये एक इंटरमीडिएट है. इस इंटरमीडिएट को बुक में लिखा गया है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. नाउ here what happens in next step, O minus will push back और ये एल्कोक्साइड बाहर जाएगा. तो अल्टीमेटली हम लोग क्या जनरेट करेंगे, देखो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं. तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट CH3 C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ CH2 उसके साथ C डबल बॉन्ड हो और OET. सर एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर कि हमने तो बीटा कीटो एस्टर भी जनरेट कर दिया और उसके साथ OET माइनस भी जनरेट कर दिया, बट ये जो OET माइनस है ये क्या है बोलो, बेस है. बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना. इसका मतलब फिर से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक है. इज इट क्लियर, क्योंकि दोनों साइड ही कॉन्जुगेशन कर सकते हैं. और एक चीज, ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ना, इसका अगर मैं बात बताऊं, ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर है. और इसके साथ साथ और एक चीज मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा कीटो एस्टर, इसका यील्ड बहुत ही कम आएगा. yield will be low. Why? Equilibrium basically will be more towards reactant side, इसलिए यहाँ पर yield भी जो आएगा वो बहुत ही कम आएगा. समझ में आ रहा है. अब स्टेप नंबर 3 में बेसिकली क्या होता है, स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात बताऊं, ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, और उसके साथ क्या होगा ETO माइनस. फिर से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड देन बैकवर्ड साइड. क्यों होगा, क्यों होगा वो मैं बताऊंगा. देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्लेरेन बुक में और एक चीज लिखा गया है कि ये जो बैकवर्ड साइड में आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा गया इरिवर्सिबल डीप्रोटोनेशन. यहां पर एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, इसलिए इरिवर्सिबल, ये जो प्रोटॉन बाहर जाएगा वो इरिवर्सिबल होगा, फिर से बैक नहीं हो सकता है. इसलिए आप लोग इरिवर्सिबल डीप्रोटोनेशन भी लिख सकते हो, और यहां पर ओनली स्ट्रेट एरो दिखा सकते हो, कोई बैकवर्ड एरो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. बट मैं इसका सिग्निफिकेंस इसलिए दिखाया, ये इसलिए दिखाया, वो मैं अब बताऊंगा. कैसे प्रोडक्ट अब फॉर्म होगा, CH3 C डबल बॉन्ड तो CH यहां पर माइनस हो जाएगा और Na प्लस तो रहेगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम तो प्रेजेंट होगा Na प्लस के फॉर्म में. नाउ CH2 CH माइनस में चला गया, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड तो और OET रहेगा, और उसके साथ क्या रहेगा, उसके साथ ETOH. अब यहाँ पर प्लीज अच्छे से समझना, ये जो pK वैल्यू है इस मॉलिक्यूल की, दैट इज बीटा कीटो एस्टर की, इस इथाइल एसिटो एसीटेट की अगर मैं बात बताऊं, ये लगभग है 10 के अंदर में, आई थिंक 10, इट इज गिवन, या इट इज 10. एंड ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ETOH, इसका pK वैल्यू आप लोग जानते हो 16 के आसपास. इसका मतलब क्या है, अरे बोलो, इसका pK वैल्यू कम, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर इसका ज्यादा है, क्योंकि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू. इसका मतलब pK वैल्यू जितना कम होगा उतना एसिडिटी ज्यादा होगा. तो ये मॉलिक्यूल एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड आप बोल सकते हो. तो स्ट्रॉन्गर एसिड की जो कॉन्जुगेट फॉर्म बनेगा वो वीकर बेस आप बोल सकते हो, और ये इसके रेस्पेक्ट में वीकर एसिड आप बोल सकते हो. और ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज, इसका कॉन्जुगेट फॉर्म क्या बनेगा बोलो, स्ट्रॉन्गर बेस. इज इट क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट,
जिस साइड में वीकर एसिड की फॉर्मेशन होगा उस साइड में इक्विलिब्रियम मोर रहेगा। तो इक्विलिब्रियम इस साइड में आप क्यों रहेगा, क्योंकि इस साइड में वीकर एसिड की फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप इक्विलिब्रियम विल बी मोर टुवर्ड्स राइट। नाउ इफ आई डू द एसिडिक वर्कअप, अगर हम एसिडिक वर्कअप करेंगे तो हम लोग फिर से क्या जनरेट करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो CH3 डबल बॉन्ड हो, उसके साथ CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड हो और OET। दैट इज फिर से हमने क्या जनरेट कर दिया, अरे बोलो ना, बीटा कीटो एस्टर ही तो जनरेट कर दिया ना। अब ये जो बीटा कीटो एस्टर फॉर्म होगा वो इसका यील्ड ज्यादा आएगा और इसका यील्ड लगभग आता है 76% के अंदर में। इज इट क्लियर? और इसके साथ भी ETOH भी प्रेजेंट रहेगा। अब इस ETH को हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो, रिमूव करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम को राइट साइड ले जाने के लिए, दैट इज फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ETOH को भी हमको रिमूव कर सकते हैं और ये जो रिमूवल होता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमको इस ETOH को भी डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट ओनली। इज इट क्लियर? समझ में आया? इस मैकेनिज्म को प्लीज अच्छे से देखना। यहां पर क्लेडेन बुक में इस स्टेप में को ओनली स्ट्रेट एरो दिया गया है और लिखा गया है इरिवर्सिबल डिप्रोटोनेशन। बट मैं क्लेडेन बुक का बात भी सुन रहा हूं और उसके साथ मैं ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट को भी सुन रहा हूं। दोनों को सुनने के बाद मैं बोला कि ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट को मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा, उसके बाद वो इरिवर्सिबल डिप्रोटोनेशन की भी मैंने बात बोल दिया। इज इट क्लियर? नाउ ये जो एनोलेट अब फॉर्म हुआ ये क्लेडेन बुक में लिखा गया है स्टेबल एनोलेट। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में ही रेजोनेंस कर सकता है। और एक चीज यहां पर मैंने एक चीज बोलना भूल गया कि ये जो नया चीज दैट इज एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसको आप क्या बोल सकते हो, एसाइल ग्रुप की एक इंट्रोडक्शन हुआ ना, एक एसाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन हुआ ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? तो इसको पहले आप लोग नोट करो। तो आप क्या होगा, यहां पर हमने शॉर्ट ट्रिक्स तो जान लिया, तो एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो नोट कर लो। तो दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो। और एक चीज मैंने बोलना भूल गया कि ये जो हमने स्टेप वन में जो हमने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया था वो उसका पीके वैल्यू कितना था, 25 था। और जो प्रोडक्ट हमने जनरेट किया उसका पीके वैल्यू कितना है, उसका पीके वैल्यू लगभग 10 है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, here the product is a stronger acid than reactant, हम ये कंक्लूजन ला सकते हैं, than reactant। ओके, नाउ यहां पर मैं रैप कर रहा हूं, मैं पहला स्टेप को ही रैप कर रहा हूं। सो आप दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड तो OCH3, दोनों मॉलिक्यूल इसका लेना पड़ेगा और इसके साथ एमियो माइनस और एसिडिक वर्कअप, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH, इसके साथ CH3 उसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या है OET, अगर हम ETO माइनस एज अ बेस काम करें और लास्ट में एसिडिक वर्कअप करें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये हमारा दो क्वेश्चन है और इसका रेफरेंस अगर मैं बोलूं, दोनों क्वेश्चन ही पॉला ब्रूस का सवाल है, पॉला ब्रूस। प्लीज नोट दिस टू क्वेश्चंस एंड दिस आर योर होमवर्क। इसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और
कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर अच्छा लग रहा है कमेंट भी करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।